जैसे ही एशिया रैंकिंग अनाउंस हुई तो हम उसमें क्वालिफाई किया हमने। अब उसमें ईमेल में लिखा होता है ब्रैकेट्स में कि जी पुट द यूनिवर्सिटी नेम, वो भी उनको टाइम नहीं है कि वो उसमें नाम, तो हमने एक डोमेन ही चेंज कर दिया। पहले ये था कि आपने कोर्सेज भी पढ़ाने और सब ने रिसर्च भी करनी, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो नौजवान बच्चा है वो उस पर बिलीव ज़्यादा करता है बनस्पत किसी किताब के या किसी मैगजीन के या किसी ओरिजिनल आर्टिकल के। अब हम यहाँ पर WSCSP की तरफ जा रहे हैं, BGA एम्पा की तरफ जा रहे हैं और फिर अब अगेन फिर एबिट की तरफ भी जाएंगे। तो हमें अपने आप को इंटरनेशनली थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। AI टूल यूज़ करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको छुपाना बुरी बात है कि जो आपने यूज़ किया है। फिर हम BGA जो एक और क्राउन है उसको भी साइमल्टेनियसली देख रहे हैं और उसके हम पहले पाकिस्तानी मेंबर हैं, यानी यूनिवर्सिटी। वो ये कि आपने 15 पेपर करने प्रोफेसर बनना, हमने भी ऐसे किया, 15 पेपर कर लिए प्रोफेसर बन के बैठ गए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कि आपकी इम्पैक्टफुल रिसर्च कितनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियरिंग रिव्यू। आज हम IOBM में बैठे हैं और हमारे साथ डॉक्टर तारिक शुमरो साहब हैं। आप रेक्टर हैं इस यूनिवर्सिटी के, और तारिक साहब से पहले भी हम लोग काफ़ी दफ़ा गुफ्तगू कर चुके हैं और ख़ास तौर पे इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन के पर्सपेक्टिव में दुनिया जहान में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं उस पर भी शुमरो साहब से गुफ्तगू होती रही है। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि दो चीज़ों को फोकस रखें। एक तो चीज़ ये है कि ये यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग है यूनिवर्सिटीज़ की इंटरनेशनली जो हो रही होती है हर साल, उस पर IOBM जो है वो पहले से बेहतर और अच्छी यूनिवर्सिटी के तौर पे सामने आई है। क्या राज है शुमरो साहब के पास, क्या था कि ये इम्प्रूवमेंट आई, और ये खुशी की बात भी है। और साथ साथ इस रैंकिंग को और आगे जाने के लिए दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को भी क्या करना चाहिए, मेरे ख़्याल में ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा कि इस यूनिवर्सिटी से लर्न किया जाए। दूसरा मामला ये है कि दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है और उसमें इतना ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्रेस आया है कि वो इंसान चाहे या न चाहे, इदारा चाहे या न चाहे, उसका इस्तेमाल जो है ज़रूरी हो गया है। उस इस्तेमाल को, उस यूज़ को आप रोक ही नहीं सकते। तो हम अक्सर ये देख रहे होते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में, हमारी यूनिवर्सिटी में, बल्कि हर उस इदारे में जो इस सोसाइटी में मौजूद है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का कितना इस्तेमाल है। जितना हमारी ज़ुबानों पे है, अमली तौर पे कितना है। थैंक यू सो मच शुमरो साहब, आपने हमें टाइम दिया। पहले तो बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम भी दिया। कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। ये ज़रा हमारे नाज़रीन के साथ जो है वो ये राज ज़रूर शेयर करें। ये हमारी ख्वाहिश होती है पाकिस्तान के अंदर हम सब लोगों की कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी रैंकिंग्स में आए कि दुनिया जहान में हम बता सकें कि हम बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन बहुत ही थोड़ी तादाद होती है और वो भी काफ़ी नंबरों के नीचे दबी होती है। तो आप पहले की रैंकिंग और अभी, इसका मकसद है कि यू हैव डन अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियरिंग रिव्यू का आपका कि आप आए। सेकेंडली थोड़ा सा मैं ओवरऑल बता दूं कि जी रैंकिंग होती क्या है और क्यों इसका ज़रूरत है। जाहिर बात है इस पर दो फ़िलासफ़ीज़ हैं। कुछ यूनिवर्सिटी कहते हैं जी रैंकिंग कुछ नहीं है, ज़रूरत नहीं है, हम अपना काम करते हैं, हमारे एम्प्लॉयर्स हमें बताएंगे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारे जो अलुमनाई हमें बताएंगे हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो एक तो फ़िलासफ़ी इस तरह चल रही है। दूसरी फ़िलासफ़ी जो है वो कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं इंटरनेशनल, अब उनके ऊपर वो कहते हैं कि हम आपको जज करेंगे, इफ़ यू आर कमिंग अप टू द स्टैंडर्ड, हम आपको फिर उसके हिसाब से उसकी कैलकुलेशन होती है, फार्मूलाज होते हैं, उसमें हम आपको रैंकिंग में शामिल करेंगे। QS रैंकिंग इज़ वन ऑफ द टॉप वर्ल्ड रैंकिंग, जो कि पूरी दुनिया में उसको एक रेस्पेक्ट है और उसमें उसी से अभी आजकल जो भी पूरी दुनिया में एडमिशन्स होती हैं उससे फ़र्क पड़ता है कि आप QS रैंकिंग में कहाँ आते हैं वर्ल्ड रैंकिंग में। अच्छा, पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके बाद फिर QS रैंकिंग ने लास्ट 3 ईयर्स यानी 24, 25, 26 थर्ड ईयर है इन रो कि उन्होंने एशिया रैंकिंग भी इंट्रोड्यूस की है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस बार 26 में 82 यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की इस रैंकिंग में अपेयर हो गई हैं। ये तो अभी हुई है, उससे पहले अगर देखा जाए तो बिल्कुल कम यूनिवर्सिटी थी। 24 में मेरे ख्याल 36 के करीब यूनिवर्सिटी थी। एशिया की रैंकिंग नहीं होती थी तो हम पता नहीं चल रहा था, क्योंकि देखें एक वर्ल्ड रैंकिंग में तो आप आ जाते हैं, लेकिन
जो रिमेनिंग यूनिवर्सिटी उनको कैसे, जो उनके लिए क्वालिफाई नहीं करते तो उनको भी उन्होंने एक यानी अब जाएंगे तो अगर अरब कंट्रीज़ की अलग से रैंकिंग हो रही होती है, मीना कंट्रीज़ की अलग हो रही है, यूरोपियन कंट्री की अलग हो रही है, तो इस तरह की मुख्तलिफ रैंकिंग हो रही होती हैं। एशिया रैंकिंग जो इस वक्त हमारे पास है ये 24 से शुरू हुई है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही जैसे ही एशिया रैंकिंग अनाउंस हुई तो हम उसमें क्वालिफाई किया हमने, और उसके बाद ज़ाहिर बात स्लोली हमने उसको मैकेनिज़्म को समझा। असल में ये सारी चीज़ें देखें, इसमें होता है कि हम आपने जो पैरामीटर्स हैं रैंकिंग के उसको आपने फुलफ़िल करना है। और वो पैरामीटर्स में बहुत सारा बड़ा पैरामीटर होता है एक रिसर्च कंपोनेंट का, सही, उसको आपने देखना होता है। सेकंड, इसका जो क्यूएस रैंकिंग है वो चलती है परसेप्शन के ऊपर कि हाउ अदर पीपल परसीव अबाउट दी IOBM। उसमें वो क्या कहते हैं कि जो आप हमें एम्प्लॉयर्स की डेटा दें, उनके पास वो चली जाती है, तो फिर उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि जी पाकिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप उनको एम्प्लॉय करते हैं। तो ऑटोमेटिकली जहाँ हमारे अलुमनाई काम करते हैं तो वो हमारी यूनिवर्सिटी का नाम देते हैं। तो इस तरह एक तो ये, दूसरा है रिसर्च का। रिसर्च एक क्वालिटेटिव नहीं, एक क्वान्टिटेटिव है कि आपने कितने नंबर्स प्रोड्यूस करने हैं। यहाँ थोड़ा सा क्यूएस रैंकिंग या THE रैंकिंग थोड़ा सा इख्तिलाफ होता है कि एक छोटी यूनिवर्सिटी जिसमें कम टीचर्स हैं, क्योंकि देखिए फैकल्टी स्टूडेंट जो रिसर्च होती है फैकल्टी और स्टूडेंट के दरमियान वो काम होता है, उस पर रिसर्च हो रही होती है। और एक बड़ी यूनिवर्सिटी जिसमें हज़ारों फैकल्टी हैं, तो अगर एक हमारा ये क्यूएस रैंकिंग का इस तरह मैकेनिज्म चल रहा होता है कि 3 साल में 1000 पब्लिकेशन लास्ट 3 ईयर में। तो अगर छोटी यूनिवर्सिटी है जिसके पास 100 से 150, 200, 300 फैकल्टी मेंबर हैं, अगर वो फिर 3 पेपर या 3.5 पेपर करेंगे तो वो 1000 पे पहुंचेंगे 3 सालों में। जबकि एक यूनिवर्सिटी के पास हैं ही 3000 एम्प्लॉयज़ या फैकल्टी मेंबर, और वो तो आधा पेपर भी लिखेंगे तो वो आराम से पहुंच जाएंगे। तो ये चीज़ें उनको भी समझनी चाहिए, रेशोज़ होना चाहिए। लेकिन अभी भी ज़ाहिर बात है ये रैंकिंग एजेंसीज़ हैं वो अपने हिसाब से चलने, क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि पॉपुलेशन जो अगर देखें बाहर की दुनिया में तो पॉपुलेशन बहुत अच्छी है। यहाँ पाकिस्तान में पॉपुलेशन ऑफ दी स्टूडेंट एंड पॉपुलेशन ऑफ दी फैकल्टी कम है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो अभी जो लेटेस्ट फिगर है 58% हम पाकिस्तानी कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ फ्यू % जो है वो हायर एजुकेशन में जा रहे हैं। ये वैसे ये रेशो कितना है फैकल्टी वर्सेस स्टूडेंट्स? किस सेंस में आप पूछ रहे हैं? यूनिवर्सिटी में देखिए नॉर्मली क्या होता है कि नंबर ऑफ पर्सन जो जा रहे हैं, अगर आपकी पॉपुलेशन, मैं एग्जांपल श्रीलंका का लेता हूँ, श्रीलंका की जो है पढ़ी लिखी पॉपुलेशन वो 97% है, तो उसमें से जो है 35% हायर एजुकेशन में जा रहे होते हैं। तो ये रेशो चल रहा होता है। जो मैं अपने, क्योंकि आसपास के मुल्क की बात कर रहा हूँ, अमेरिका में जो हायर एजुकेशन का रेशो थोड़ा सा कम है, क्योंकि वहाँ पर कॉलेज लेवल के बाद जो है वो उनको जॉब की तरफ चले जाते हैं और बहुत कम लोग जाते हैं। सिस्टम जरा डिफरेंट सिस्टम है। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान में तो ये रेशो बहुत ही कम होगा, क्योंकि हमारे पास एक डेटा नहीं है। लेकिन अगर 58 भी वो हम करते हैं जब अपना नाम लिख सके और पढ़ सके तो वो शामिल है। तो लेकिन एनीवेज जब रैंकिंग इम्प्रूव होती है, बेहतर होती है, तो उसका ज़ाहिर फ़र्क पड़ता है परसेप्शन, और इट्स पार्ट ऑफ मार्केटिंग साइड में भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। जी बिल्कुल ये तो खुशी की बात तो ये है। लेकिन हमारे पास अब एशिया रैंकिंग के बाद जो नंबर यूनिवर्सिटीज़ का अपीयर हुआ है कि जी ये एशिया रैंकिंग में इस नंबर पे हैं, जी वो नंबर आप समझते हैं कि सेटिस्फाइंग ज़्यादा होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए था, बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आप समझ लें, मैं एज अ प्रोफेशनल मैं बता रहा हूँ कि ये रैंकिंग इस तरह खुद ब खुद काम नहीं करती। एग्जैक्टली। यूनिवर्सिटीज़ को सबमिट करनी पड़ती है अपने एविडेंसेस। तो अब अगर एक यूनिवर्सिटी सबमिट ही नहीं कर रही तो वो तो रैंकिंग में आएगी नहीं। सही है। तो अब ये क्योंकि एक अच्छा है कि HEC फेडरल एंड HEC सिंध, अब वो जो भी रिव्यू करते हैं उसमें वो लिखते हैं कि आपकी रैंकिंग क्या है QS में, THE में। तो अब हम वो यानी HEC एक तरह से कंपेल कर रहा है यूनिवर्सिटीज़ को कि आप इस रैंकिंग में शिरकत करें। पर इज इट कंपलसरी? वो तो कंपेल कर रही है, बट इज इट कंपलसरी? लेकिन वो नहीं, अब तो देखें उसमें अगर मार्किंग है, रुब्रिक्स है, सिंध HEC या CIC की एग्जांपल दे दूं, उसमें एक रुब्रिक्स है कि आपकी रैंकिंग क्या है। तो अगर मैं रैंकिंग लिखूंगा तो मुझे कुछ नंबर्स मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली या इनडायरेक्टली एक प्रेशर कर रहा है कि आप जाएं इसमें, तो एक प्रेशर है। वैसे फैक्चुअल क्या सूरत हाल है कि वाकई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कहती है कि यार QS रैंकिंग में जाने की क्या ज़रूरत है, अपनी जगह पे बड़ी मेहनत का काम तो है।
बिल्कुल है, सारी फाइलिंग जो है, इट्स नॉट ए जोक। बिल्कुल ऐसे ही है। और डेटा को कलेक्ट करने, प्रॉपर तरीके से डेटा को सबमिट करना, पूरा आपको टीम चाहिए, पूरा टीम टाइम। वर्क चाहिए, और प्लस आपको फोकस होना चाहिए। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, मैंने जैसे कहा दो फिलासफीज़ हैं। तो अब जो लोग कहते हैं जी रैंकिंग की ज़रूरत नहीं है, या तो फिर वो वाकई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके ग्रेजुएट जो जैसे निकलते हैं वो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उनका परसेप्शन वैसे ही बना हुआ है। आप देखें कराची में भी आपका परसेप्शन बना हुआ है कि जी फलां डिग्री में फलां यूनिवर्सिटी है, वह ऐसे बना हुआ, ऐसे नहीं बना बनने के लिए सारी बातें वो स्टूडेंट निकले हैं, वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उनका नाम हुआ है, तभी वो परसेप्शन बना है। परसेप्शन यानी बातों करने से या सोशल मीडिया से नहीं बनता। परसेप्शन एक रियल जो है बनता है, और रियल फील्ड में बनता है, जो हमारा एम्प्लॉयर होता है और अलमनाई होते हैं। एक तो ये है सीरीज। दूसरा ये है कि अगर आप रैंकिंग में जाते हैं तो सारी बातें फिर आपके अपने भी सिस्टम चेंज करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो हमने बड़ा अच्छा काम किया इस बार तो नहीं, अब 2-3 साल से कर रहे हैं, तभी तो हम रैंकिंग में आ रहे हैं। हमने एक जो फैकल्टी थी उसको हमने 4 हिस्सों में बांट लिया है। क्योंकि देखें हम हर चीज़ हर एक को नहीं दे सकते कि भाई आप टीचर हो तो आप पढ़ाई भी करो, रिसर्च भी करो, आप फंडिंग भी लो, ऐसे नहीं हो सकता। हमने एक 4 क्वार्टर बना लिए या 4 क्लासिफिकेशन कर लिए। ओके। एक हम कहते हैं कि हमारे पास 2 किस्म की पीएचडी फैकल्टी, 2 किस्म की फैकल्टी, एक पीएचडी एक नॉन पीएचडी। पीएचडी को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, एसए और पीए। एसए कहते हैं स्कॉलरी एकेडमिशियंस को, और पीए कहते हैं प्रोफेशनल एकेडमिशियन को। ओके। तो ऐसे को हमने फोकस किया कि आप रिसर्च ज़्यादा करेंगे, पढ़ाई कम करेंगे। ओके। और पीए को हमने कहा कि आप पढ़ाएंगे भी, थोड़ी बहुत रिसर्च, थोड़े बहुत फंडिंग के लिए। दैट्स ग्रेट। तो हमने एक डोमेन ही चेंज कर दिया। पहले ये था कि आपने कोर्सेज ही पढ़ाने और सब ने रिसर्च भी करनी, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर जो नॉन पीएचडी है उसमें फिर हमारे पास एसपी और आईपी कैटेगरी है। एसपी हमारे पास जो कैटेगरी है वो है जी स्कॉलरी प्रैक्टिशनर्स, और आईपी इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिशनर। तो इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिशनर वो लोग हैं जिनको सिर्फ टीचिंग करनी है। सही है। अच्छा, और वो सिर्फ टीचिंग करेंगे और उनको कोई जिम्मेवारी नहीं है पेपर की। और जो एसपी हैं वो थोड़ी बहुत रिसर्च, थोड़ा बहुत फंडिंग में जाएंगे और टीचिंग भी करेंगे। अच्छा, ये क्यों हुआ? देखें बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी भी इसी पे पैटर्न पे चल रही है। हमने पूरा एक एक्सीलेंट फ्रेमवर्क बनाया जो कि एचईसी के हमारे ऑफिसर्स आते हैं, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आपने पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस तरह फ्रेमवर्क बनाया। हम क्योंकि इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं, तो जब इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं, मेरा क्योंकि एक्सपीरियंस यूएई का भी है, तो वहाँ एबिट में भी मैंने एक्रेडिटेशन ली, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस से। अब हम यहाँ पर AACSP की तरफ जा रहे हैं, BGA एम्पा की तरफ जा रहे हैं, और फिर अब अगेन फिर एबिट की तरफ भी जाएंगे। तो हमें अपने आप को इंटरनेशनली थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अच्छा, उससे फ़ायदा क्या हुआ कि हमारी अपेरेंस ऑटोमेटिकली हो गया। हमारी जो अपेरेंस जो रैंकिंग में आ गई, वरना पहले तो हमें यानी सोचना था कि ये करना है, सारा बर्डन एक ही फैकल्टी को पढ़ा रहा था कि आपने ये पढ़ाना भी है, आपने रिसर्च भी करनी है, आपने फंडिंग भी लेनी है। अब हमने इनको कैटेगराइज कर, हमें फैकल्टी के लिए ये नहीं है कि बहुत बर्डन है जी पढ़ाना। अगर वो ज़्यादा रिसर्च करेंगे तो उनका कोर्स लोड कम हो जाएगा। तो हमने सबको यानी वो जो बात थोड़ी सी पहले ऑफ द रिकॉर्ड के इंसाफ और अदल, तो इंसाफ का तकाजा करते हुए कि उनको लोड जो फैकल्टी का है वो एक जैसा कर दिया। फिर किसी को ये नहीं है कि हमने रिसर्च भी करनी है, हमने पेपर भी पब्लिश करने अच्छे, और हमने जो है अच्छा फिर रिसर्च जो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, रिसर्च क्या है? रिसर्च यहाँ पर हम नंबर्स के ऊपर चले होते हैं। हम सॉरी एचईसी का भी जो वे है वो ये कि आपने 15 पेपर कर लिए, प्रोफेसर बनना। हमने भी ऐसे किया, 15 पेपर कर लिए, प्रोफेसर बन के बैठ गए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि आपकी इम्पैक्टफुल रिसर्च कितनी है, बिल्कुल, यानी उसका इम्पैक्ट कहाँ जा रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या, कोई आपने ऐसी रिसर्च की। क्यूएस रैंकिंग में मेरे ख्याल में इम्पैक्ट को अलग से एड्रेस वो एक और रैंकिंग है, मैं उस पर आ रहा हूँ। अभी THE ने द टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग आती है, उनको उन्होंने इम्पैक्ट रैंकिंग कहा है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर है। इसमें हर यूनिवर्सिटी ने तकरीबन कम से कम 3 SDGs को कवर करना है, और चौथा 17 जो हमारा है वो उसको कवर करना है। तो अब ये रैंकिंग अभी 2-4 साल से जो हम भी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इस साल हमने सबमिट किए, 26 की इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी रिजल्ट। इसमें भी हम इंशाल्लाह प्रूव करेंगे हम आगे जा रहे हैं। तो THE इम्पैक्ट के ऊपर पूरा कर रही है। अब फिर THE वर्ल्ड रैंकिंग है, उसकी भी अपनी लवाजमात हैं, उसमें भी अपने। फिर उसके अलावा एक बड़ी अच्छी रैंकिंग है शंघाई रैंकिंग। अब शंघाई रैंकिंग में मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती।
उसका जो पहला ही क्वेश्चन है, जो पहला क्वार्टर है, वो क्या कि आपकी फैकल्टी या आपके स्टूडेंट में से कोई किसी ने नोबेल प्राइज़ लिया है? अब वो तो मुश्किल ही हो जाएगा। लेकिन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ या चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ वहाँ जा सकते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी किए, वहाँ के मेरे ख्याल में 3 नोबेल इनाम याफ्ता स्टूडेंट्स हैं। तो वो तो आराम से जा सकते हैं। हम उसमें अभी पाकिस्तान को बाहर काफ़ी काम करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक तो चीज़ें ये है कि कंटिन्यूसली एक कंसिस्टेंट प्रोग्रेस के लिए एक एफर्ट जारी है ये वो। अब जब इस रैंकिंग और इस रैंकिंग ज़ाहिर आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी बहुत सारी चीज़ों पे इम्पेक्ट डालती है ये वो, उसके बाद व्हाट इज़ योर नेक्स्ट टारगेट बीइंग अ रेक्टर? ज़ाहिर है कि आप लीड कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी को, जिसको आप अचीव करना चाह रहे हैं, बिफोर कि मैं किसी और साइड पे जाऊँ। बड़ा अच्छा सवाल है सर। देखिए, जब आप कोई चीज़ अचीव करते हैं तो उसको सस्टेन करना है एज इशू। बहुत बढ़िया। क्योंकि देखिए, अभी भी जो रैंकिंग हुई है एशिया की, उसमें काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने डाउन फॉल में गए हैं। उन्होंने उनके स्कोरिंग कम हुई है पिछले साल से। हम कंटिन्यूसली प्रोग्रेस दिखा रहे हैं कि जी 24 में हम थोड़ा नीचे थे, अब भरे हैं और भर गए। ये चैलेंज तो चैलेंज, हाँ, अब मेरे चैलेंज ये है कि हमें तो सस्टेन करना है और आगे बढ़ना है। अच्छा, जब आपके पास एम ना हो नहीं ज़िंदगी में कि आपने क्या करना है। नॉर्मली मेरी तबीयत ये है कि मैं दिल्ली भी आता हूँ तो मेरे कुछ बुलेट्स होते हैं, मैं लिख देता हूँ आज मुझे ये पूरे करने हैं। तो वो हमें ज़ाहिर बात है, अगर हमें सस्टेन करना है, हमें विजिबिलिटी अपनी रखनी है, तो एक तो हमारा ये कि हमने और ग्रो करना है और हमने वर्ल्ड रैंकिंग की तरफ जाना है। सेकेंडली, जैसे मैंने आपसे थोड़ा सा अर्ज़ किया कि हम अब इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं। अब हमारे पास कुछ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग पब्लिक यूनिवर्सिटी, जिन्होंने रैंकिंग ली है, एक्रेडिटेशन की जो है एक्रेडिटेशन ली है। तो हमारे ऊपर भी प्रेशर आ रहा है कि जी हम भी, लेकिन मेरे ख्याल में प्रेशर पर नहीं कम करते। हम कहते हैं हम जा सकते हैं। वी फील कि जी वी आर कैपेबल। अच्छा, अब ये जो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया HEC की, जी उन्होंने एक सिस्टम में एक रूब्रिक्स डाल दिया है कि जी आप हैं या नहीं है। ठीक है। अगर नहीं होंगे तो कुछ मार्क्स कट जाएंगे, अगर होंगे तो वो कुछ मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो ये एक प्रेशर डेवलप हो रहा है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ HEC फेडरल एंड HEC। तो आप किसके सेग्रीगेशन के लिए इस वक्त? हम इस वक्त AACSP जो बिजनेस हमारी प्रोग्राम है, क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटी जो है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, फोकस मेनली जो हमारी पॉपुलेशन स्टूडेंट की है वो बिजनेस की है, उस तरफ जा रहे हैं। फिर बिजनेस में 3 क्राउन्स होते हैं और दुनिया में बहुत कम यूनिवर्सिटी ने 3 क्राउन्स लिए हुए हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 1 क्राउन है AACSP का, जो कि 3 या 4 यूनिवर्सिटी के पास इस वक्त है। अच्छा। अब हम उसमें तरफ जा रहे हैं। फिर हम BGA जो एक और क्राउन है उसको भी साइमल्टेनियसली देख रहे हैं, और उसके हम पहले पाकिस्तानी मेंबर हैं, यानी यूनिवर्सिटी पाकिस्तानी कोई यूनिवर्सिटी उनका मेंबर नहीं बनी। तो वी गॉट अ चांस टू बिकम अ मेंबर। और अभी नेक्स्ट वीक में उन्हीं की एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करूंगा, उनसे और सीखूंगा और हम उसको समझ। आपको रैंक या एक्रेडिटेशन ऐसे नहीं मिलती है, आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। उनको समझने के लिए फिर आपके उनके साथ कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, एंड देन अप्लाई फॉर दैट। अच्छा, आपका IT का एक पूरा बैकग्राउंड है और बिजनेस में भी IT ही बिजनेस कर रही है आज के दौर में। हर साल पिछले साल के निस्बत में ज़्यादा तेज़ी से रंग चेंज कर रहा है टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से। ऐसा ही है। और हर दिन जो है वो एक पिछले दिन से ज़्यादा आपको डिफरेंट लग रहा है। ऐसे ये जो इतनी तेज़ रफ्तार किस्म की चेंज है, ये हमारे स्टूडेंट्स, हमारे प्रोफेशनल्स, हमारी फैकल्टी, उनकी लाइफ्स में भी रिफ्लेक्ट हो रही है कि दे आर यूजिंग AI, दे आर यूजिंग ईच एंड एवरीथिंग व्हिच इज़ एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, या सिर्फ इसका ये बूम है, बज़ है? नहीं, बिल्कुल यूज़ हो रही है। अच्छा, यूज़ होने का अब फिर मैं कहूँगा 2 पर्सपेक्टिव में लूँगा। एक, हमारे स्टूडेंट नॉर्मली क्या करते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, उनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो स्टूडेंट उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए वो सबमिट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हमारी इतना एक्सपीरियंस है कि हम देख के ही कहते हैं यार ये तो AI जनरेटेड है। अब तो जो भी ईमेल आ रही है पता चल जाता है कि AI जनरेटेड है या क्या। अच्छा, AI जनरेटेड का भी एक मैं आपको थोड़ा सा फार्मूला बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इस पर बहुत काम किया और मेरी क्योंकि डिग्री है 1999 की, लेकिन मैं अपने आप को अपडेट करता रहता हूँ। मैंने 24 में भी 3-4 कोर्सेज़ किए, कोर्सेज़ पे जा। इस बार भी मैंने 3-4 कोर्सेज़ किए, तो मैं देख रहा होता हूँ कि प्रॉम्प्टिंग कैसे हो रही है, क्या ट्रेंड चल रहे हैं। क्योंकि मेरे पास अब पढ़ाना तो कम हो गया है, ज़्यादातर तो मेरा काम है एडमिनिस्ट्रेशन का।
तो मैंने कुछ कोर्सेज किए, तो फिर मैंने अंदाज़ा किया, अब मैं फार्मूला समझ गया हूँ। अगर कोई भी आप टेक्स्ट देखें जिसमें पहले पैराग्राफ में कोई बात की गई हो और दूसरे पैराग्राफ में वो रिफ्रेश करके बात की गई हो, तो समझ लेंगे AI जनरेटेड है। ओके। तो उनका एल्गोरिथम अभी इम्प्रूव हो रहा है। देखिए ये इम्प्रूव होता रहेगा, ये अगले 10 साल तक तो इम्प्रूव होगा। अच्छा, अब एक काम ये हो रहा है कि थीसिस हो गई या आपके टर्म पेपर्स हो गए, असाइनमेंट्स हो गई, इसमें स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, यूज़ करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसको एक्नॉलेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मुझे सबमिट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये मेरा काम है, तो मैं आपको जज करूँगा, आपका काम है, तो आपको मैं मार्क्स दूंगा उसके मुताबिक। लेकिन अगर आप उसमें छुपा रहे हैं कि जी ये काम मैंने फ़लाँ टूल से लिया था या फ़लाँ वेबसाइट से लिया था, उसको एक्नॉलेज नहीं करें, तो यहाँ पर मसला आता है। तो ये मसला ये है कि आपने उसको एक्नॉलेज नहीं किया, जिसने काम करके आपको दिया, जिसने हेल्प करके दी। अब हमें अपना पूरा पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। स्टूडेंट को समझना पड़ेगा कि AI टूल यूज़ करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको छुपाना बुरी बात है कि जो आपने यूज़ किया है। अब एक टूल आता है सिमिलरिटी। यूज़ की भी दो है, मैं अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन भी समझें। यूज़ का ये है कि यू आर यूजिंग इट फॉर आइडियाज़, और उन आइडियाज़ को और ज़्यादा जो है वो ब्रॉडन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है चीज़ें सीधी सीधी वहाँ से ली, बिल्कुल वहाँ कापी पेस्ट कर, राइट, कापी पेस्ट किया, आइडिया लेके उसको आपने अपने तौर पे लिखा, नोक पलक आपने फिर चैट GPT और दूसरे जो है तो उससे कराई, बिल्कुल, तो फिर तो एक्नॉलेजमेंट की बात नहीं है। एग्री, राइट, कंप्लीटली एग्री। आपने छापा मारा तो फिर तो कापी पेस्ट किया, फिर तो आप एक्नॉलेज करेंगे, फिर एक्नॉलेज करेंगे। अच्छा, अब देखें छापा आपके पास ज़्यादा है या आइडिया लिया उधर से और उस पर अपना काम किया ज़्यादा, आपका क्या एक्सपीरियंस? इसमें अभी मैं एग्जैक्टली नहीं कहता, क्योंकि आजकल मैं क्योंकि थीसिस वगैरह नहीं करा रहा, लेकिन ओवरऑल कुछ थीसिस हमारे पास आई जिसमें कंटेंट ज़्यादा था, तो हमने उनको वापस कर दी, उन्होंने उसको करेक्ट कर दिया। ठीक है। देखें, आपने जो बड़ी अच्छी बात की, दो जो स्टेप्स हैं, मैं अगर एज अ टीचर एज अ रिसर्चर जब यूज़ करता हूँ, तो मैं देखिए मुझे क्या ज़रूरत है अब मैं लिटरेचर रिव्यू करूँ कि जी लास्ट 10 ईयर में क्या हुआ था। मुझे चैट GPT या डीप सीक जो है मुझे वो सारा बता देगा, और उसको मैं रिव्यू करूँगा कि हाँ ठीक है, और उसको मैं एक्नॉलेज करके उनके रेफरेंसेस के साथ मैं डाल सकता हूँ। मुझे तो आइडिया तो मेरे अपने हैं नहीं, तो मुझे अपना काम करना है। अच्छा, अब मसला क्या हो रहा है कि आप जब इन टूल्स पे जाते हैं, इनको हम LLM टूल कहते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। यस। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जब आप इन टूल्स को यूज़ करते हैं, तो ये टूल ऐसे तो नहीं काम कर, ये करते हैं डेटा अवेलेबल के ऊपर। अच्छा, अवेलेबल डेटा अगर गलत है तो ये आपको वही गलत रिजल्ट देंगे, अवेलेबल डेटा सही है तो आपको वो सही रिजल्ट देंगे। अब एक नौजवान जो नया रिसर्चर है, उसको तो पता ही नहीं कि गलत क्या है सही क्या, वो जो गया उसने नॉर्मल लिटरेचर रिव्यू नहीं किया जो नॉर्मली होता है, उसने तो वहाँ से ले लिया। अब वो जब आएगा मेरे पास, मैं तो एक्सपीरियंस हूँ, मैं देखते कहूँगा यार अपने चैट GPT से ले लिया है। सही बात है। तो यहाँ पर एक मसला आ रहा है कि हम, क्योंकि हमारी कौम पूरी शॉर्टकट पे, मैं हर प्रोग्राम ये कहता हूँ हम शॉर्टकट के पीछे पड़े हुए हैं, तो हम शॉर्टकट के चक्कर में ये काम करते। देखिए हमें ये टूल यूज़ करने चाहिए पॉजिटिवली। हम इनसे थोड़ी सी हिंट लेंगे जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम उससे आगे अपना काम करें। हमने अब सोचना भी बंद कर दिया है, समझना भी बंद कर दिया है अब इन टूल्स के ऊपर। अब तो मुझे जो खतरा महसूस हो रहा है, जो हमारी नौजवान नस्ल है और हमारा जो रिलीजन है, अब जो भी आप कोई अब कौन को कहते हैं जी गूगल से पूछो, चैट GPT से पूछो। बिल्कुल सही। जब हम पूछ रहे हैं, अब गूगल से पूछेंगे तो पहला ही जो सर्च है वो उसका अपना AI का सर्च है। तो अब हमारा जो नौजवान बच्चा है वो उस पर बिलीव ज़्यादा करता है बनिस्बत किसी किताब के या किसी मैगजीन के या किसी ओरिजिनल आर्टिकल के। ये बड़ा मैं देख रहा हूँ कि आगे चलकर बड़ा हमारे लिए मसला होगा। डेंजर की तरफ आने वाला हूँ। वो ये लास्टली कि अब किसी को अगर लिखना आता था तो उसने टाइम बचाने के लिए फौरी तौर पे चैट GPT से लिखवा दिया, ठीक है, फौरी तौर पे काम देना है, कोई लेटर लिखना है, मैंने अपना काम जो है हो गया। अब इसका जाहिर है कि ह्यूमन की जो अपनी कैपेसिटी है उसके ऊपर तो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। बिल्कुल, क्रिएटिविटी खत्म हो गई, ठीक है, लेकिन साथ साथ टाइम की बचत के लिहाज से बड़ा फ़ायदा है। तो जनरली यूनिवर्सिटीज़ में, आपकी यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट्स में, फैकल्टी में, या आप ज़ाहिर है कि रोम करने वाले डॉक्टर साहब हैं,
आपको क्या नज़र आता है कि अब किस साइड को देखें कि आर वी गेटिंग मोर एफिशिएंट टू सेव द टाइम at the cost of losing all capacity we have got? all creativity. What's your comment? जी बहुत ही अच्छा सवाल है। अच्छा देखिए, मैं इसको फिर मतलब पॉलिटिकली नहीं या डिप्लोमेटिक नहीं, मैं बड़ा क्लियर एज ए साइंटिस्ट एज ए रिसर्चर जवाब दूंगा। देखें, जब हम टाइम बचाने के लिए भी कर रहे थे, इवन मैं भी यूज़ करता हूँ, मैं नहीं करता, मुझे अब अगर लेटर बनाना, पहले मुझे देखिए, अब मेरे अबू मरहूम कहते थे कि पहला ड्राफ्ट लिखना मुश्किल होता है। हाँ। आपको देखिए दूसरा ड्राफ्ट तो भाई इसको एस लगा दो, इसमें कामा लगा दो, वो तो सब आसान होता है। तो अब मेरे लिए क्या है कि मैं जब इंटरेक्शन करता हूँ एलएलएम टूल से, मैं कहता हूँ जी मुझे ये फला चीज़ें दो, मैं फला हूँ, मेरा रोल फला है, उसको बताना पड़ता है। अच्छा, प्रॉम्प्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको आता है तो फिर आपका जवाब अच्छा वो आ जाता है। अब उसको फिर मैंने कंप्लीट रीड किया और अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट किया। अब ये मेरी है, क्योंकि सवाल भी मैंने अपनी क्रिएटिविटी से किया और जवाब जो आया उसको भी अपनी क्रिएटिविटी से अमेंड करके चेंज कर, तो ये मेरी अपनी हो गई। इनमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपके हो? जी मेरे हो गए। अच्छा, अब जो हम देख रहे हैं, जो मतलब ईमेल्स भी आ रही होती हैं, दूसरी चीज़ें, अब उसमें ईमेल में लिखा होता है ब्रैकेट्स में कि जी पुट द यूनिवर्सिटी नेम, वो भी उनको टाइम नहीं है कि वो उसमें नाम, तो वो वहाँ पकड़े जाते हैं चीज़ें। अच्छा, पहले ज़माने में जब हम बच्चे जब असाइनमेंट की नकल करते थे, तो मैंने काफ़ी पुरानी बात है, तो मैं उस वक्त मैंने देखा कि बच्चे ने असाइनमेंट छापी हुई है, नाम अपना लिखा हुआ है, लेकिन आईडी अपनी नहीं लिखी, तो आईडी पकड़ा गया। अब तो पकड़ा जाता है कि वो ब्रैकेट से दो हमारे एल्सवेयर के जर्नल्स हैं, उसमें भी वो जुमला आ गया कि मेरी डेटा जो है 21 तक की है, वो जुमला भी ऐड, और उसमें पेपर्स पब्लिश भी हो गया, और बड़े अच्छे जर्नल, उनकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो गई। तो हम इतनी जल्दी में काम, आपने टाइम की बात की कि इतनी जल्दी में है कि हम समझते हैं कि यही हक है, ये सच है, जो हमने लिखा ये सही आ गया, बगैर पढ़े हमने आगे कर दिया। What to do to safeguard and protect human की जो अपनी क्रेडिबिलिटी है? हाँ, ये हमें सर कुछ इस पे पॉलिसी बननी चाहिए, और प्लस हमें थोड़ा सा एथिकल और मोरली हमें अपने नौजवानों को समझाना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। देखें, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि छुरी जो है बोर्ची खाने में अच्छी लगती है, छुरी मैं यहाँ रखूँगा, आप भी कहेंगे तुम साहब पागल तो नहीं हो गए, मुझे मारने को नहीं चाह रहे। तो हर चीज़ अच्छी भी है, बुरी भी, उसका इस्तेमाल अच्छा और बुरा बनाता है। It's up to us. It's up to how to use it, how to utilize it, और इसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करें। Thank you so much, बड़ी मेहरबानी।